18 दिसंबर 2015। गोवा की रात रोशनी में नहाई हुई थी। सामने वीआईपी लाउंज में बैठा एक शख्स जो कैमरों की फ्लैश के बीच मुस्कुरा रहा था, विजय माल्या। करीब 14 करोड़ रुपए की बर्थडे पार्टी। मीडिया इसे किंग ऑफ गुड टाइम्स का जश्न कह रहा था, लेकिन उस रात की चमक में एक साया था, आने वाले तूफान का साया। क्योंकि ठीक 74 दिन बाद 2 मार्च 2016 की सुबह यही आदमी चुपचाप भारत छोड़ देगा और पीछे छूट जाएंगे हजारों करोड़ के कर्ज, सैकड़ों कर्मचारी और देश के सबसे बड़े बैंकिंग विवादों में से एक। ये कहानी विजय से नहीं, उनके पिता विट्ठल माल्या से शुरू होती है। 1940 के दशक में जब भारत आजादी की दहलीज पर था, विट्ठल माल्या बैलेंस शीट को कहानी की तरह पढ़ लेते थे। 1946 में उन्होंने धीरे धीरे यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के शेयर खरीदने शुरू किए। कुछ ही वर्षों में वे उसके चेयरमैन बन गए। उस दौर में शराब का कारोबार बिखरा हुआ था, छोटी ब्रूअरी, लोकल ब्रांड, असंगठित सप्लाई। विट्ठल माल्या ने इसे एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ब्रांडिंग और सख्त वित्तीय अनुशासन। वे सादगी से जीते थे, सूट पहने, फाइलों में डूबे और खर्च में बेहद संयमित। लेकिन सोच बहुत बड़ी थी, भारतीय ब्रांड को राष्ट्रीय पहचान देना। फिर आया 1983, एक अचानक हार्ट अटैक और 27 साल का एक युवा जो रेसिंग कार, घोड़ों, पार्टियों और ग्लैमर का शौकीन था, अचानक उस विशाल साम्राज्य का मालिक बन गया। बोर्डरूम में सन्नाटा था। यूनाइटेड ब्रूअरीज के वरिष्ठ अधिकारी आपस में फुसफुसा रहे थे, ये लड़का कंपनी डुबो देगा। लेकिन विजय माल्या के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सिर्फ बिजनेस चलाना नहीं चाहते थे, वो उसे दिखाना चाहते थे। ब्रांड को बेचना नहीं, उसे जीवन शैली बनाना चाहते थे। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने एक शराब कंपनी को गुड टाइम्स की चमकदार पहचान दी, और उसी चमक ने आगे चलकर सबसे बड़े पतन की नींव भी रख दी। विजय माल्या ने जल्द ही तय कर लिया कि वे सिर्फ शराब के कारोबार तक सीमित नहीं रहेंगे। उन्होंने फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, इंजीनियरिंग, उर्वरक और कई विविध क्षेत्रों में हाथ आजमाया, पर इनमें से अधिकांश प्रयोग असफल रहे। नगदी की जरूरत बढ़ी तो उन्होंने अपने पिता की दौर में मजबूत हुई बर्जर पेंट्स इंडिया में हिस्सेदारी तक बेच दी। फैसले साहसी थे, पर नतीजे अस्थिर और महंगे। इन उतार चढ़ावों के बीच उन्हें एक बात साफ समझ आई, लोग हमेशा प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो इमेज खरीदते हैं। यहीं से किंगफिशर बियर का रूपांतरण शुरू हुआ। नया रंगीन लोगो, नया संदेश, द किंग ऑफ गुड टाइम्स। बेंगलुरु के पब कल्चर के उभार के साथ किंगफिशर हर टेबल पर दिखने लगी। बोतल सिर्फ पेय नहीं रही, वो एक पहचान, एक मूड, एक लाइफस्टाइल का प्रतीक बन गई। कैलेंडर, फैशन इवेंट्स, स्पॉन्सरशिप, ब्रांड हर जगह दिखने लगा। 2004 तक यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप वैश्विक स्तर पर शीर्ष लेकर कंपनियों में गिनी जाने लगी। अब विजय सिर्फ अमीर नहीं थे, वे प्रभावशाली, हाई प्रोफाइल और मीडिया सेवी चेहरा बन चुके थे। फिर भी उनके मन में एक टीस थी, शराब में पैसा है, इज्जत नहीं। इस सोच ने 2005 में एक नए सपने को जन्म दिया, किंगफिशर एयरलाइंस। शुरुआत से ही ये एयरलाइन अलग दिखी। हर सीट पर स्क्रीन, बेहतर भोजन, स्टाइलिश केबिन क्रू, आकर्षक ब्रांडिंग। उड़ान को अनुभव बना दिया गया। टिकट कीमतें प्रतिस्पर्धी रखी गईं ताकि भीड़ आए, चर्चा बढ़े और ब्रांड ग्लैमरस हो गया। लेकिन बैलेंस शीट एक अलग कहानी कह रही थी। लग्जरी सेवा की लागत बहुत ऊंची थी, जबकि किराया उससे मेल नहीं खाता था। हर उड़ान के साथ कंपनी नकदी खो रही थी। इंटरनेशनल रूट पाने के लिए 2007 में उन्होंने एयर डेक्कन का अधिग्रहण किया, एक लो कॉस्ट कैरियर जिसने छोटे शहरों को हवाई नक्शे पर जोड़ा था। उसे रीब्रांड करके किंगफिशर रेड बनाया गया, पर लो कॉस्ट और लग्जरी दोनों मॉडल एक ही ढांचे में टिक नहीं पाए। कुछ ही समय में ये ऑपरेशन बंद करना पड़ा और कर्ज का बोझ और बढ़ गया। उधर बाजार में 2 खिलाड़ी तेजी से उभरे, इंडिगो और स्पाइस जेट। उनका फॉर्मूला सीधा था, कम खर्च, समय पर उड़ान, सस्ता टिकट। भारतीय ग्राहक ने भी साफ फैसला किया, लग्जरी बाद में, कीमत पहले। यहीं से विजय माल्या का बिजनेस मॉडल दरकने लगा। एयरलाइन को जिंदा रखने के लिए बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। 2009 में आईडीबीआई बैंक ने लगभग 950 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। गिरवी रखा गया किंगफिशर ब्रांड, जिसकी वैल्यूएशन कागजों पर करीब 4100 करोड़ रुपए बताई गई। ये वही ब्रांड था जिसने बियर को लाइफस्टाइल बनाया था।
अब वही कागज पर एयरलाइन की जीवन रेखा बन गया। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में 17 बैंकों के कंसोर्टियम ने और कर्ज दिया। पुराने कर्ज का एक हिस्सा इक्विटी में बदला गया, ऊंची वैल्यू पर। बैंकों को भरोसा था कि ब्रांड, नेटवर्क और प्रमोटर की साख मिलकर कंपनी को उभार लेंगे। लेकिन बाद की जांचों और आकलनों में सवाल उठे। क्या ब्रांड की वैल्यू वास्तविक थी या संकट को टालने का एक कागजी सहारा? 2012 तक हालात बेहद खराब हो चुके थे। किंगफिशर एयरलाइंस की उड़ानें रुकने लगीं। कर्मचारियों की सैलरी महीनों से अटकी थी। कुछ विमानों को ग्राउंड कर उनके पार्ट्स दूसरे विमानों में लगाए जा रहे थे ताकि सीमित ऑपरेशन चलता रहे। कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। उसी दौर में एक कर्मचारी के परिवार की आत्महत्या की खबर ने देश को झकझोर दिया। कर्ज और वेतन बकाया का मानवीय असर पहली बार सुर्खियों में आया। पर बाहर की तस्वीर अलग थी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मैदान में थी। फोर्स इंडिया ट्रैक पर दौड़ रही थी। प्राइवेट जेट उड़ रहे थे और पार्टियों की तस्वीरें पेज 3 पर छप रही थीं। अंदर से साम्राज्य दरक चुका था। फिर आती है 2 मार्च 2016 की सुबह, दिल्ली एयरपोर्ट। विजय माल्या 7 बड़े सूटकेस के साथ फर्स्ट क्लास में बैठते हैं। उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी था, पर इमिग्रेशन पर उन्हें नहीं रोका जाता। फ्लाइट उड़ जाती है और देश देखता रह जाता है। कुछ दिनों बाद साफ हो जाता है वे लौटने वाले नहीं हैं। जांच एजेंसियां सक्रिय होती हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनकी संपत्तियों को अटैच करती है। भारत यूनाइटेड किंगडम से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करता है। मामला लंदन की अदालतों में वर्षों चलता है। अपील, स्वास्थ्य आधार, कानूनी दलीलें और लंबी सुनवाई। इस बीच भारत सरकार बताती है कि अटैच और नीलाम हुई संपत्तियों से बैंकों ने बड़ी वसूली की है। 2020 के बाद से कई बार ये कहा गया कि रिकवरी हजारों करोड़ तक पहुंच गई है, पर विजय माल्या आज भी लंदन में हैं और सार्वजनिक रूप से खुद को निर्दोष बताते रहे हैं। एक ही देश, 2 विरासतें। एक तरफ रतन टाटा, जिन्होंने विरासत को भरोसे की पहचान बनाया। दूसरी तरफ विजय माल्या, जिनकी विरासत भगोड़ेपन की बहस में उलझ गई। ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है। ये कहानी साख, फैसलों और जिम्मेदारी की है, क्योंकि पैसा समय के साथ लौट भी सकता है, लेकिन भागते हुए आदमी की इज्जत बहुत मुश्किल से लौटती है। Hey everyone, if you enjoy this content, please take a moment to like, share and subscribe. Liking helps us know what you enjoy, sharing spreads the word, and subscribing keeps you updated.